Hi everyone, so in the previous video we have seen about the police system. उसके पहले हमने civil services कर लिया. So now we'll go to see the army under the British, a very important topic. Question has been asked from this section even in the mains of 2022, the latest mains that we had in GS1. There was a question on the army section. Prelims के लिए तो है ही important. So now we'll look into this. ठीक है, so let's continue our discussion here. सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना कि फिर वही बैकग्राउंड लेके आएंगे और हम पहले समझने की कोशिश करेंगे दैट हाउ द पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट यूज टू बी देयर इन दी प्रीवियस सिनेरियोज लाइक प्रीवियस सेंचुरीज. तो अगर हम 16th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि नॉर्थ इंडिया में जो आप बोलो आर्मी के नाम पे, तो जो आर्मी रिक्रूटमेंट रहती थी ना, दिस वॉज अ काइंड ऑफ पेजेंट आर्मी आप बोल सकते हैं. ठीक है, पेजेंट आर्मी मतलब पेजेंट्स ही, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो पेजेंट्स जो हैं वही आर्मी का कंपोनेंट फॉर्म करते थे. अब मुगल पीरियड अगर बात करते हैं यानी 17th सेंचुरी की मोस्टली बात करते हैं, सो देयर वाज नो क्लियर डिस्टिंक्शन एक्चुअली बिटवीन द पेजेंट आर्मी एंड द यू वुड से द लेट्स से द सिविलियन पॉपुलेशन. सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सो आई जस्ट करेक्ट इट. इट हैज़ टू बी द सिविलियन पॉपुलेशन. ठीक है, चलिए. तो क्योंकि पेजेंट्स भी तो सिविलियन पॉपुलेशन का ही हिस्सा है. तो क्या था कि क्लियर डिस्टिंक्शन समझ ही नहीं आता था कि इसमें आर्मी में कौन है एंड नॉर्मल पॉपुलेशन कौन है. फिर 18th सेंचुरी में पहुंचे जहां ब्रिटिश का दबदबा होना शुरू हो गया. लेकिन उनके आने से पहले मुगल्स में भी अगर हम बात करें, क्योंकि इनिशियल तो आपको पता ही है कि मुगल स्टेट फिर भी थी इवन इन द डिक्लाइनिंग स्टेज, बट येस देयर वाज देयर. तो सोफिस्टिकेटेड ट्रेन पेजेंट आर्मीज होते थे क्योंकि सक्सेसर स्टेट्स उनसे निकल चुके थे. अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था हाउ द डिफरेंट स्टेट्स वर कार्व्ड आउट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स, ऑटोनोमस स्टेट्स. उसमें एक कैटेगरी थी सक्सेसर स्टेट्स की. तो सम ऑफ द सक्सेसर स्टेट्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे अवध हो गया, बनारस हो गया, इन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड टू हैव सोफिस्टिकेटेड ट्रेंड पेजेंट आर्मी. कि ठीक है अगर पेजेंट्स भी आर्मी में है ना तो स्टिल विल गिव देम द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, द सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग. नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो इसी टाइम पे यहाँ पे अपना एक होल्ड जो है वो स्टैब्लिश करने वाली थी, करना शुरू कर रही थी, तो उनको यही सिस्टम बहुत अपीलिंग लगा. सो दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम वाज अडॉप्टेड. ये जो लास्ट वाला है ट्रेनिंग ऑफ द पेजेंट आर्मीज, दैट वाज अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, जिसको इन्होंने सिपॉय आर्मी का नाम दिया. सिपॉय जिसको हम सिपाही या सोल्जर बोलते हैं. ठीक है, तो अपने आर्मी को रिक्रूट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिस्टम को अपनाना शुरू करा. अब क्या हुआ कि यहाँ जो ट्रेनिंग रहेगी, जो भी डिसिप्लिन रहेगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. ठीक है, इंडियंस का तो कुछ पूछना ही नहीं है, रखना भी नहीं है, उनको लोअर पोस्ट पे रखने, ऑफिसर्स में होने नहीं है. एंड द कमांड टू दीज सोल्जर्स वुड बी गिवन बाय द यूरोपियन ऑफिसर्स इन द बैटल फील्ड. ठीक है, ये सब जो है वो डिसाइड हो गया. अब बात आती है कि धीरे धीरे ये आर्मी, क्योंकि जैसे जैसे इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता चला गया, ये जो आर्मी इन्होंने अपना बिल्डअप करना शुरू करा, दैट स्टार्टेड टू इंक्रीज इन साइज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड बंगाल. थिंग्स डेफिनेटली स्टार्टेड विद बंगाल, क्योंकि दीवानी राइट सबसे पहले वहीं पे मिली थी उनको 1765 में, है ना, ईस्टर्न साइड में. और उसके बाद क्या होने लग गया कि आस पड़ोस के सारे रीजन्स को इन्होंने अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया. अब ये तो हो गया इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बनना शुरू हो गया. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट रोल डिड द आर्मी प्ले. ठीक है, इनका क्या रोल था उसको समझते हैं. And whatever we'll discuss in this role of army will come very handy in case you are asked to write a mains answer also. For example, you can have the questions like that East India Company की जो army थी, how their recruitment was very central to the development of the political sovereignty of the company. Because ultimately यहीं से उनकी जो political sovereignty है वो establish होती है. And as I told, mains 2022 में भी इस पर question आया हुआ है. ठीक है, हम will read out the question later, but let's focus on the role of army as of now. सबसे पहले तो क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्सपेंडिचर थी ना इंडिया में, उसका सबसे लार्जेस्ट शेयर, सो द फर्स्ट थिंग वुड बी कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का इंडिया में वो आर्मी के हिस्से में जाता था. तो पैसा सारा जो है वो इनके पास जा रहा है. देन द आर्मी वॉज वेरी क्रूशल क्योंकि वो आसानी से जो है मतलब रेवेन्यू कलेक्शन में अपना रोल प्ले कर पा रहे थे. तो रेवेन्यू के हिसाब से डेफिनेटली इट वाज अ मेजर चंक. ऑल्सो इट हेल्प्ड इन दी
कॉन्करिंग द टेरिटरीज, जो भी इंडियन पावर्स थे उनको कॉन्कर, आसपास के जो टेरिटरीज थे उनको कॉन्कर करने में आर्मी का रोल हुआ. ऑल्सो इट प्रोटेक्टेड द एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटरनल थ्रेट. अब वो सच में हो या फिर एक इमेजिन्ड थ्रेट हो, that you know they had the fear कि there could be any internal threat, or if that threat was happening in reality, either case में. So that was a role that they were playing कि किसी भी तरीके का internal issues होगा तो उसको रोक पाएंगे. फिर जो भी peasant rebellions अगर होते थे, ठीक है, उसको रोकते थे ये लोग, हैंडल करते थे. इंडियन एलिट्स जो थे, इंडियन एलीट क्लास, उसके साथ अलायंस बना करके बाकी जो आप बोलो सबॉर्डिनेट पोजीशन पे जो लोग हैं उनको ऑप्रेस करते थे, पुअर्स को ऑप्रेस करते थे. इंडियन सोसाइटी इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रिटिश को देना, एंड देन अकॉर्डिंगली दे इट ऑल्सो हेल्प देम टू फ्रेम देयर रूल्स. इट डिफेंडेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया फ्रॉम द फॉरेन राइवल्स ऑल्सो, चाहे रशिया की केस हो, जर्मनी हो. अब सब वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एस्पेक्ट है, हम अभी उस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन फॉरेन प्रोटेक्शन भी मिला. फॉरेन मतलब किसी तरीके का फॉरेन इन्वेजन दिक्कत ना करे. तो हमें ये समझ में आता है कि दिस बिकेम अ चीफ इंस्ट्रूमेंट और अ पावर फॉर द ब्रिटिश टू एक्सटेंड देयर एम्पायर इन द केस ऑफ इंडिया. ठीक है, अब फिर क्वेश्चन ये भी आएगी कि लोगों ने ज्वाइन ही क्यों करा, है ना. यू विल हैव द क्वेश्चन कि आखिर इंडियंस ही थे मोस्टली इसमें, क्योंकि ऑफिसर्स तो ब्रिटिश थे लेकिन इंडियंस थे जो आपके बाकी आर्मी का कंपोनेंट फॉर्म करते थे, उसमें तो मोस्टली इंडियंस थे. तो डेफिनेटली विल हैव द क्वेश्चन कि भाई वाई डिड दे जॉइन, एंड विल जस्ट लुक इनटू दैट मैटर ऑल्सो. बट उसके पहले एक छोटी सी इस चीज़ को समझते हैं कि जो इनका इनिशियल फॉर्मेटिव फेज था, जो स्टार्टिंग में इन्होंने जिस तरीके से अपना बिल्डअप करना शुरू करा, तो इनिशियली क्या होता था ना, मोस्टली सी द कास्ट सिस्टम हैड बीन रिजिड इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल, एंड समहाउ इट एग्जिस्ट्स इवन नाउ, if not that rigid but still very deeply penetrated into the system, and it comes to the forefront especially in issues like marriage etc. लेकिन उस समय तो हर चीज़ में ही था. ठीक है, तो क्या होता था कि मेनली जो अपर कास्ट पीपल हैं उनको वो लेके आते थे और आर्मी का हिस्सा बनाते थे. सो इफ़ वी ट्राई टू सी कि फिर ये लोग क्यों ज्वाइन करते थे, क्योंकि इनको पेमेंट अच्छी मिलती थी. दे यूज टू गेट दी बेटर पेमेंट. ठीक है, अलाउंसेस, पेंशंस, किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए, रीसेटलमेंट चाहिए, ये सब बहुत इनको हेल्पफुल हो जाता था वहाँ से. रीजनल स्टेट्स उस टाइम जो थे, मुगल एम्पायर तो नेग्लिजिबल था, उसका तो कोई सेंस ही नहीं था. ठीक है, लेकिन जो रीजनल स्टेट्स भी थे ना, दे वर नॉट पेइंग देयर आर्मीज इन अ बेटर मैनर, एंड द ब्रिटिश वॉज डूइंग इट वेरी इफिशियंटली. ऊपर से रेगुलर सैलरी का भी पेमेंट रहता था. ठीक है, तो अब इनको इतना समझ में आने लगा कि यहाँ से अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो वाई वुड वी नॉट ज्वाइन. और जो जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करिए या कॉर्नवालिस की बात करिए, डेफिनेटली बिकॉज दे वर द यूरोपियन पीपल, दे हैड अ काइंड ऑफ प्रेफरेंस फॉर द एंग्लिसाइजेशन. व्हाट इज़ एंग्लिसाइजेशन? टू हैव द इंग्लिश पीपल. ठीक है, दे डिड हैव दैट प्रेफरेंस, लेकिन उन्होंने फिर भी जो ये कास्ट सिस्टम था ना यहाँ का लोकल ओरिजिनल, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा. दे डिड नॉट वांट टू डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग कास्ट रूल्स, क्योंकि उनको पता था कि ये कोर है इंडिया का और यहाँ से हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो आर्मी में ना एक बहुत ही कास्ट आइडेंटिटी बन चुकी थी. वाई फोकसिंग ऑन कास्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि व्हेन वी अंडरस्टैंड, जब हम 1857 पढ़ेंगे तो व्हेन वी टॉक अबाउट ना, वहाँ पे एक मेजर जो इमीडिएट कॉज में काउंट होता है वो कास्ट रिलेटेड ही चीज़ें हैं. ठीक है, तो आपको तब समझ में आएगा. एंड थोड़ा बहुत विल जस्ट हैव सी, आई हैव रिटन हियर ऑल्सो दैट इट बिकेम वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द म्यूटिनी इन बंगाल आर्मी. ठीक है, तो 57 में वहाँ पे चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई और कास्ट बिकेम अ मेजर इशू फॉर दैट. तो इसलिए इस पर फोकस अभी ज़रूरी है. चलिए, तो एक ना बहुत ही कास्ट आइडेंटिटी सी होने लग गई इन दी आर्मी. फर्दर व्हाट हैपेंड 1820s में, मोस्ट ऑफ द इंडियन रीजनल पावर्स वीकन होने शुरू हो गए थे बिकॉज ब्रिटिश कंट्रोल कर ले रही थी, टेक ओवर कर ले रही थी. और बिकॉज हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की भी बात करी थी इकोनॉमिक इम्पैक्ट में, काफ़ी कुछ और भी इकोनॉमिक फ्रंट पे डिटेरिएट हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ वगैरह. ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब, लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था. तो फाइनेंशियली भी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बहुत ही अच्छे सिचुएशन में नहीं थी. एक तरफ तो रीजनल स्टेट्स भी डिक्लाइन कर रहा है, पॉलिटिकली नाउ दे हैड गॉट दैट कंट्रोल, लेकिन फाइनेंशियली फिर चीज़ें थोड़ी सी इनके साथ भी ट्रबलसम थी. तो इनको समझ में आने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को दैट वी वांट मोर रिगरस कंट्रोल ओवर दी सिपाहीज, जो सिपाही हैं, एंड देयर फैमिली, सो दैट एटलीस्ट वी हैव देम इन हैंड एंड विल गेट देम द डू द वर्क वट एवर वी वॉन्ट टू डू. और
एक यूनिवर्सल मिलिट्री कल्चर स्टैब्लिशमेंट की तरफ ये लोग आगे बढ़े, क्योंकि एक कंट्रोल अगर आपको करना है सब पर तो आपको एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके चलना पड़ेगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ ना कि दिस रिजल्टेड इन डिसकंटेंटमेंट अमंग द सिपाहीज। डिसकंटेंटमेंट मतलब खुश नहीं थे वो लोग, इश्यूज थे उनके पास, क्वेश्चंस रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उनका कास्ट स्टेटस कहीं ना कहीं यहाँ पर, ठीक है, इन्फ्रिंज हो रहा है। क्यों इन्फ्रिंज हो रहा है? स्पेशली इन बंगाल। क्यों इन्फ्रिंज हो रहा है? बिकॉज अगर आप सबको यूनिफॉर्म ट्रीट करोगे तो अपर कास्ट लोअर कास्ट तो रह नहीं जाएगा। देन यू वुड लेट्स से वांट अ यूनिफॉर्म ड्रेस, चाहिए ना, यूनिफॉर्म तो चाहिए, एक यूनिफॉर्म एज इन जो आप ड्रेस पहन रहे हो वो भी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सेम जैसा सबको होना चाहिए। सो अ यूनिफॉर्म वाज नीडेड इफ वी जस्ट से सो। तो अब क्या बात होने लगी कि एक सेम पैटर्न पे आपको सबको सेम जैसा ड्रेस करवाना है, तो जो भी कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स हैं जो अपना कोई भी अपने कास्ट का लगाना चाहे, रिलीजन का लगाना चाहे, वो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि फिर तो आप यूनिफॉर्म पे फोकस करोगे, सबको एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश करोगे। तो वो कास्ट कहीं ना कहीं स्टेटस इनका इन्फ्रिंज होता दिखा, विच ऑल्सो एज आई सेड बिकेम अ मेजर रीज़न फॉर द 1857 म्यूटनी इन द बंगाल आर्मी। अब रिवोल्ट का जो कहानी है वो तो हम रिवोल्ट के टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि वहाँ पर उसको सिपाही म्यूटिनी भी क्यों बोलते हैं, उसका क्या रोल था, उसको तो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम स्किप कर रहे हैं उस पार्ट को और हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, रिवोल्ट में बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद आर्मी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज दैट टॉपिक फॉर द डिस्कशन हियर इज़ दी आर्मी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो उस पर अभी हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बट व्हेन वी डिस्कस दी 1857 रिवोल्ट विच विल कम इन द कपल ऑफ लेक्चर्स, तो फिर हम उस पर फोकस करेंगे। तो अब इनको समझ में आया कि 1857 रिवोल्ट में आर्मी का एक बहुत ही मेजर रोल था, एंड देयरफॉर वी नीड टू हैव अ सिस्टमेटिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी लाइक दे फेल्ट इट फॉर द पुलिस। लेकिन आर्मी ऑफकोर्स ज़्यादा मेजर कंपोनेंट फॉर्म करता है दैन द पुलिस, क्योंकि पुलिस फिर भी थोड़े लोकल लेवल पर छोटे चीज़ों को देखेगी, आर्मी तो फिर बहुत बड़ा सब कुछ हो जाता है। तो दे अंडरस्टूड दैट टू प्रिवेंट the recurrence of any other kind of revolt we need to have this systematic organization। तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे आफ्टर 1857 रिवोल्ट। अब जैसे कि अगर हम इन चेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वाज नाउ द डोमिनेशन हैपेंड ऑफ द यूरोपियन ब्रांच ओवर द इंडियन ब्रांच, ठीक है। अब इन्होंने बिल्कुल फोकस कर लिया कि भाई हमारे पास जो इंडियंस रहेंगे उनके ऊपर यूरोपियन, पहले भी होता था डोमिनेशन, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही ज़्यादा होगा। जैसे कि 1857 में और उसके पहले हम बात करें ना, तो काइंड ऑफ 14% यूरोपियंस थे। इसके बाद 57 के बाद 1/3 ऑफ द आर्मी बिकेम द वाइट आर्मी, मतलब यूरोपियंस। 1/3 मतलब आप समझ रहे हो 33% प्लस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर अब हम देखिए, आपको लगेगा कि 1/3 है तो भी डोमिनेशन कैसे है। डोमिनेशन इस सेंस में है कि पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ ऑफिसर्स ब्रिटिश थे, ठीक है, लेकिन जो आर्मी में सोल्जर्स थे वो मोस्टली इंडियंस थे। ये इसका एक मेजर रीज़न ये भी है ना कि इंडियंस को उनको कम पे करना पड़ता था, ब्रिटिश में उतने लोग उतने कम में नहीं मानते, ठीक है। तो ब्रिटिश वालों को सिर्फ ऑफिसर्स बनाया जाता था, बाकी सोल्जर्स इंडियंस होते थे। सेकेंड इज़ कि ब्रिटिश की पूरी पॉपुलेशन थोड़ी इंडिया में थी, देयर वाज दिस लाइक few people only। तो फ्रॉम अमंग्स दोज few people you are making some of them as the officer, and that too in every respect, like आर्मी में, सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, जुडिशरी में, एक्सेट्रा। तो फिर आपके पास सोल्जर्स के लिए पॉपुलेशन कहाँ से आएगी? लोकल ही लोगों को तो लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। लेकिन अब हम डोमिनेशन क्यों कह रहे हैं कि जो चीज़ करीबन 14% थी वो अब काइंड ऑफ 33% आर्मी, मतलब जो सिपाहीज थे वो भी यूरोपियन हो गए, ठीक है। देन दे ऑल्सो फिक्स्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ यूरोपियंस टू इंडियन, कि हर रेजिमेंट में कितने यूरोपियन रहेंगे और कितने इंडियंस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में 1:2 का था रेशियो, मद्रास बॉम्बे में 2:5 का था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट अंडरस्टैंड कि फिक्स्ड हो गया। ऑफिसर रैंक में अभी भी किसी इंडियन को नहीं रखा गया, ठीक है। देन दे प्लेड दिस डिवाइड एंड रूल हियर ऑल्सो। दिस इनका जो एक आइडियोलॉजी रहता था डिवाइड एंड रूल का, आपस में ही फूट करवा दो, वो यहाँ भी इन्होंने कराया। एंड नाउ दिस हैज़ कम इन द प्रीलिम्स ऑल्सो कि मार्शल और नॉन मार्शल रेस जो है वो
किस एस्पेक्ट में बात होती है, तो आर्मी के या मिलिट्री के रेस्पेक्ट में बात होती है, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये थ्योरी जो है इन्होंने यहाँ पर अपनाई। अब ये थ्योरी क्या थी इसको समझिएगा। नाउ दे यूज दिस थ्योरी हियर based on their own knowledge, their own colonial knowledge about the Indian system, Indian ethnicity, ठीक है। और ये लोग रेशियल तो थे ही, रेशियल स्टीरियोटाइप्स तो बिलीव करते ही थे। तो इन्होंने क्या बोला ना कि इफ़ somebody is coming from a martial background, मार्शल बैकग्राउंड बोल लो या फिर जिसको मतलब कहो कि अब आर्यंस वाले उससे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से हमें ना अच्छे सोल्जर्स मिलेंगे। तो कुछ ही दिस इज़ व्हाट दे बिलीव दैट कुछ ही ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, देयर आर ओनली स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ फ्रॉम विच वी डू गेट दी गुड सोल्जर्स, सो दे कंसिडर्ड देम एज दी मार्शल सोल्जर्स, ठीक है। और बाकियों को इन्होंने बोल दिया कि वो नॉन मार्शल हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं हमें गुड सोल्जर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने आपस में ही आप डिस्टिंक्शन ऐसे डिवाइड करवा दोगे तो लोग भी एक दूसरे को हीन भावना से देखेंगे ना। जो मार्शल वाले होंगे दे विल कंसिडर देमसेल्व्स एज सुपीरियर, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला एक चीज़ है। अब जैसे कि फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, फॉर एग्जांपल अवध, बिहार, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करा था, इन्होंने क्या करा एक्चुअली, जस्टिफाई करने की कोशिश की इस आर्ग्यूमेंट से दैट दिस इज़ दी थ्योरी ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल। बट एक्चुअली वो क्या था कि दे वांटेड टू सेग्रीगेट दोज पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दी 1857 रिवोल्ट, क्योंकि वो अब इनके दुश्मन बन चुके थे, एंड दोज हु सपोर्टेड देम, ठीक है। तो इन्होंने उसको सेग्रीगेट करने के लिए जस्टिफाई करना शुरू कर दिया अपनी ये थ्योरी दे करके। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सोल्जर्स, बोला नहीं डायरेक्टली बट दिस वाज लाइक द हिस्टोरियंस पॉइंटेड आउट कि जो सोल्जर्स जिस ग्रुप से या फिर जिस रीजन से सोल्जर्स ने 1857 में पार्टिसिपेट करा है, दे आर लाइक द नॉन मार्शल वंस। ये लोग अच्छे सोल्जर्स नहीं हैं, और मार्शल वाले वो लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट करा था, लाइक द सिख्स, गोरखा, पठान, राजपूत एक्सेट्रा, who assisted in the suppression of the 1857 revolt। तो इनको क्या किया गया कि अपने फेवर में लेने के लिए इनको मार्शल बोल दिया गया, अच्छे सोल्जर्स बोल दिया गया, ठीक है। देन ऑल्सो दे डिसबैंडेड दोज रेजिमेंट्स दैट म्यूटीन, मतलब जिन्होंने म्यूटिनी में हिस्सा लिया था, यानी रिवोल्ट में हिस्सा लिया था। अच्छा, उसको रिवोल्ट और म्यूटिनी दोनों क्यों बोलते हैं, विल डिस्कस इट अगेन व्हेन वी डू दी 1857। सो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी in your class 12 NCERT very beautifully defines that, so we'll do that। अभी के लिए दोनों एक ही आप समझ रहे हो। तो उन रेजिमेंट्स को डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है, काम से रोक दिया गया। देन इन्होंने एक चीज़ और नोटिस की कि अगर एक ही स्पेसिफिक रेजिमेंट में, ठीक है, एक ही कास्ट के लोग रहेंगे ना, तो फिर वहाँ कास्ट वाली भावना ज़्यादा हो जाती है, लाइक दे फोकस मोर ऑन द कास्ट दैन देयर वर्क इन द आर्मी। सो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू वाज मिक्सिंग ऑफ कास्ट अक्रॉस द रेजिमेंट्स। एक ही रेजिमेंट में अलग अलग कास्ट के लोगों को घुसाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक कास्ट वाली जो फीलिंग है वो उस रेजिमेंट में नहीं उभर के आएगी, तो वो लोग रिवोल्ट शायद आगे ना करें। एंड दे ऑल्सो फोकस्ड टू एनकरेज द कम्यूनल कास्ट एंड रीजनल कॉन्शियसनेस। अब इन दोनों 6 और 7 को आप लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मत समझना, जस्ट एक्सप्लेन इट। कम्यूनल हो गया रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट तो आप समझ रहे हो, रीजनल इज लाइक आप जहाँ रीजन हो। इस कॉन्शियसनेस को इनकरेज करने का जो वजह थी वो ये थी कि नेशनलिस्ट फीलिंग को हम रोक पाएँ, क्योंकि धीरे धीरे नेशनलिज्म वाला एस्पेक्ट भी आना शुरू हो रहा था ना 1857 के बाद, एंड स्पेशली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 थिंग्स जस्ट चेंज, लाइक नेशनलिज्म वाली चीज़ें हो गई थी। उसके पहले भी थे देवर ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली उस पीरियड में चीज़ें रही है ना नेशनलिज्म वाली। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने बोला कि फोकस ऐसा होना चाहिए कि ये लोग अपने कम्यूनल इश्यूज़, कास्ट और रीजनल इश्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें, नेशन नहीं तो नेशनलिज्म का झंडा उठा के लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी हमारे लिए प्रॉब्लम। बट जो 6th पॉइंट है, सेज दैट द मिक्सिंग ऑफ कास्ट अक्रॉस द रेजिमेंट हैपेंड, ताकि वो उस एक रेजिमेंट में एक ही कास्ट के लोग ना रहें। ओवरऑल तो कास्ट कॉन्शियसनेस में रहे, इट इज़ लाइक अ प्रायोरिटी। कास्ट कॉन्शियसनेस प्रायोरिटाइज्ड ओवर द नेशनलिस्ट फीलिंग, ठीक है, लेकिन within a regiment there has to be the mixing of the caste so that उसी रेजिमेंट से सिर्फ कास्ट के नाम पे वो इंटरनल रेबेलियन ना कर दे, ओके। Also they started to isolate the soldiers from the life and thought of the rest of the population। मतलब ऐसा माहौल उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि जो इंडियंस हैं, मतलब जो सोल्जर्स हैं, वो बाकी लोगों के साथ, बाकी जनता के साथ ज़्यादा
मिल ही नहीं पाए, ठीक है, उनकी लाइफ बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गया, जर्नल्स हो गया, किसी तरह का नेशनलिस्ट पब्लिकेशन हो गया. सो दे ट्राई टू स्टॉप और प्रिवेंट दोज काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम रीचिंग दीज सोल्जर्स, कि ये लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, हमारे अंडर में रह के फोकस करें, ठीक है, और ये जो नेशनलिस्ट वाली जो फीलिंग है उस पर ना जाएं. और इस क्वेश्चन का आंसर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट व्हाई वर दीज पीपल इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द आर्मी, क्योंकि इनको अच्छा करियर दिखता था. जो पेजेंट्स थे उनको भी सही चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी कि इनके हिसाब से जो है एक तो इनका ना इंडिया में जैसे एक सिस्टम हमेशा से रहा है सॉल्ट टू लॉयल्टी वाला, मतलब इट्स लाइक कि जहाँ हम नमक खा रहे हैं उसके लिए तो हम लॉयल ही रहेंगे. तो वो भी एक चीज़ थी जिस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इनके अगेंस्ट में नहीं जा पाए. और इनको ऐसा लगता था, जैसे अब कुछ लोगों को तो जहाँ पे कास्ट रिलीजन का इशू होगा उनको यूनिफॉर्म में अगर कुछ हटाने बोला जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर उनको एक सेम ड्रेस सेम यूनिफॉर्म सबको पहनाया जा रहा है तो इवन दे स्टार्टेड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एंड उनको अच्छा लगता था. पेमेंट और वो सब हमने देख ही लिया है कि टाइम पे मिलती थी, अच्छी सैलरी मिलती थी, तो देयर वर मल्टीपल रीजंस फॉर देम टू जॉइन एंड कंटिन्यू इन द आर्मी. ठीक है, चलिए, ये सारा कहानी जो है वो ब्रिटिश आर्मी को लेके था, और वो हम समझ ही चुके हैं कि ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं वो भी कम क्यों थे, क्योंकि एक्सपेंसिव थे, पॉपुलेशन यहाँ पे कम थी, इंडियंस को हायर करना इनके लिए ज़्यादा आसान था, राइट. एंड इट वाज दिस ब्रिटिश आर्मी जो कि एक मोस्ट इफेक्टिव कोअर्जन का इंस्ट्रूमेंट बन चुकी थी, ठीक है, बाय द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी. कुछ भी ऐसा होता था, जैसे कोई भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गया, अभी जैसे हम जब पढ़ेंगे पूरा फ्रीडम स्ट्रगल तो यूल कम अक्रॉस दीज पॉइंट्स ओनली, कि आर्मी ने, ठीक है, उसको रोक दिया. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी कि यहाँ पे आर्मी जो है वो एक अपना रोल प्ले करने लगी और चीज़ों को दबाने लगी, रोकने लगी. बाद में जा कर के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब हम आगे बात करेंगे 1931 में, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा कि इंडियन ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया जाने लगा, उनको भी अपॉइंट किया जाने लगा. हाउएवर ऑफ कोर्स उस सिचुएशन में ये नहीं कहा जा सकता है कि टॉप मोस्ट पोजीशंस पर, बट येस ग्रेजुअली जैसे धीरे धीरे डिमांड जो बढ़ने लगी नेशनलिस्ट की कुछ इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो धीरे धीरे टॉप मोस्ट पोजीशंस पे हर फील्ड में इंडियंस को लाया गया. बट ऑफकोर्स दैट हैपन ग्रेजुअली, तो वो हम उसको एक्सक्लूसिवली चार्ट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है. When we do the Indian national movement with every act and every demand and everything, we will definitely understand that also. अभी के लिए broadly हमें ये समझना है कि major changes कैसे हुए आर्मी में and how the structure followed. Okay, so we'll then continue from different topic in the next video. Take care till then. Bye bye.